इसमें देखना होगा कि कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी, जी। कहीं कोई ऑर्केस्ट्रेटेड ये तो नहीं था। अब यहाँ पे ये कहना कि 1500 टिकट हर घंटे बिकने लगे और अप्रत्याशित भीड़ हो गई, ये मेरी समझ के बाहर है। आपने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जिससे ये भगदड़ मची। हमारे देश में कोई जवाबदेही नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते क्या आपको उम्मीद है कि इस मामले में किसी की जवाबदेही तय की जाएगी या तय होनी चाहिए? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे भी बहुत उम्मीद नहीं है कि सही जवाबदेही तय हो पाएगी। नमस्कार, द स्वतंत्र की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुधांशु मनी जी। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, जीएम पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में उनके काम के लिए उन्हें पहचाना जाता है और वंदे भारत ट्रेन के फादर के रूप में भी कहा जाता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर बातचीत करने के लिए। सर, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। धन्यवाद। सुधांशु सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि पूरे देश आज गमगीन है जो हादसा हुआ नई दिल्ली स्टेशन पर। एक वरिष्ठ रेल अधिकारी, पूर्व वरिष्ठ रेल अधिकारी होने के नाते क्या आपको समझ में आता है, क्या इस मामले में गलतियां रही? देखिए, जो जितना मुझे खबर मिली और जैसा समझ में आया है, जी। पहली चीज तो ये आप ध्यान में रखिए कि छठ पूजा के दौरान 5-6 दिन इतनी ही भीड़ दिल्ली स्टेशन से रवाना करते हैं लोग, बिहार, ईस्टर्न यूपी की तरफ, मेनली बिहार की तरफ। और वो एक उसकी एक ड्रिल तैयार हो गई है और वो एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है सिक्योरिटी, आरपीएफ का, रेल कर्मचारियों का। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी भीड़ दिल्ली डिवीजन ने पहले हैंडल नहीं की, उनको इसकी अच्छी आदत है हैंडल करने की। अब यहाँ पे ये कहना कि 1500 टिकट हर घंटे बिकने लगे और अप्रत्याशित भीड़ हो गई, ये मेरी समझ के बाहर है। ये एस्टिमेट करना कि कितनी भीड़ होगी और प्रयागराज के साथ कोऑर्डिनेशन, किस दिन किस स्नान के लिए कितने लोग ज्यादा उम्मीद की जाती है कि जाएंगे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो अवेलेबल होना चाहिए इनके पास, चाहिए था या रहा भी होगा जरूर। अब जो समझ में आया है कि बहुत भीड़ हो गई, तो लाजमी था, भीड़ होनी थी। और प्लेटफॉर्म नंबर 14 से प्रयागराज जानी थी, उसके लिए बहुत लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। अब देखिए, जिनका रिजर्वेशन होता है वो तो अपनी कोच के आसपास रहते हैं, उनको रिजर्व बर्थ है उसमें जाते हैं। लेकिन अनरिजर्व पैसेंजर्स को बस ये रहता है कि किसी तरह से दौड़ भाग के, भीड़ भड़के से निकल के किसी तरह से एक बैठने की जगह मिल जाए। जी। ये आप समझ सकते हैं इस बात को। तो अनरिजर्व पैसेंजर्स भी उनमें थे, वो जो भारी भीड़ 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे थी जहां से प्रयागराज को जाना था। अब इन्होंने एक ट्रेन ऑन डिमांड एक टर्म निकाला है। मैं तो इस टर्म से परिचित नहीं था। अभी सीपीआरओ जो हैं नॉर्दर्न के, वो बता रहे थे कि ट्रेन ऑन डिमांड मतलब जैसे भीड़ हो जाती है उस हिसाब से हम ट्रेन लगा देते हैं। तो पहले तो थोड़ा मुझे हास्यास्पद लगता है, ये कोई बस नहीं है कि भीड़ हुई आपने बस लगा दी और लोग चल दिए। आपको रेक तैयार करके रखनी होती है। और ठीक है, थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भीड़ हुई और आपने ट्रेन बना दी और लगा दी। इसका जी। मतलब आपकी प्लानिंग थी स्पेशल ट्रेन चलाने की। जब आपने ये देखा कि भीड़ हो गई तो आपने अनाउंस किया कि एक और मेला स्पेशल 12 नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी। अब आप जो अनरिजर्व पैसेंजर हैं उनकी मानसिकता समझिए। उनको एक सीट चाहिए किसी भी तरह। तो वो 14 नंबर पर प्रयागराज का इंतजार कर रहे थे। उनको लगा कि भाई ये आ रही है पहले, इसमें पूरी ये जनरल बोगी की ट्रेन है, जनरल कोचेस की, तो इसमें जगह मिलने की उम्मीद ज्यादा है। तो वो जितनी भीड़ 14 नंबर पे थी, वो जनरल क्लास वाले वो 12 नंबर की तरफ चल दिए। और इधर 14 नंबर पे प्रयागराज के लिए या और भी ट्रेनें रही, उसके लिए बहुत भारी भीड़ दूसरी तरफ से भी आ रही थी। तो ये एक काउंटर मूवमेंट शुरू हुआ और इतनी भीड़ के बीच में इस तरह का हादसा होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, और वैसा ही हुआ। अब उसमें ये बोलना कि कोई फिसल गया इसलिए, ये तो बेकार बात है। फिसल गया, इतनी भीड़ भाड़ में तो फिसलेंगे ही लोग।
जी। और फिसलने का स्कोप नहीं होता इस भीड़ में, उसमें एकदम उनको सफोकेशन का स्कोप ज्यादा होता है। उस तरह की चीजें शुरू हुई, सफोकेट होंगे लोग, गिरेंगे, ऊपर से लोग उनको उनके ऊपर चलते जाएंगे, ये सब स्टैम्पीड की निशानी है। और वो स्टैम्पीड इस वजह से हुई। अब ये कहना कि हमने कोई प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया, ये तो गलत हो गया ना। आपने प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया बेशक, पर आपने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जिससे ये भगदड़ मची। तो क्या आपको, इतने सालों की ड्रिल आपके पास है, एक्सपीरियंस है, आपको इतना नहीं पता था कि आप सडनली जब भीड़ 14 नंबर प्लेटफॉर्म के आसपास ब्रिज पे है, आप अनाउंस करेंगे एक और ट्रेन 12 नंबर के लिए, तो भीड़ उस तरफ जाएगी? ये तो मतलब ऐसा समझना ही चाहिए था। तो मैं तो मानता हूं कि प्लान ढंग से स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई गई, और ये कहना कि भीड़ के हिसाब से हम चला रहे थे, ये तो बेकार की बात है। आप आपने 5 या 6 ट्रेन उस दिन चलाई है, उनको एकदम टाइम करके रखते आप। मैं तो ये कहता हूं, अब ये बिना पूरी इंफॉर्मेशन के मैं ये कहता हूं कि ठीक है, अगर आपको एक और ट्रेन चलानी थी उस वक्त और भीड़ 14 नंबर पे थी, तो आप 15 नंबर, 14, 15, मतलब ये बिल्कुल अगल बगल बगल बगल। जी। बगल वहां लाने की कोशिश करते। अब उसमें ऑपरेशनल क्या डिफिकल्टीज थी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद सोचा भी नहीं गया होगा इतना। तो ये तो मैनेजमेंट फेलियर हुआ। और जैसा मैंने सुना है, और आप लोगों की न्यूज चैनल से आंखों देखा हाल था, यूट्यूबर्स दे रहे हैं, मुझे आरपीएफ का कोई इंतजाम दिखाई नहीं दिया, कोई जी। बैरिकेडिंग, कोई डायरेक्शन, स्टाफ किस तरफ लगा हो कि भाई ये पैसेंजर्स का मूवमेंट किस तरह से हो, ये कोई रेगुलेट करने का इंतजाम नहीं मुझे दिखा। लोग कह रहे हैं कि प्रयागराज में बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा है इन्होंने, जिसको जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन के प्लेटफॉर्म पे लोग वो ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसा बैरिकेडिंग के थ्रू वहीं पहुंच सकते हैं, इस तरह का अरेंजमेंट है। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब ट्रेजेडी हो गई, हमारी आपकी सबकी कंडोलेंसेज हैं जिन्होंने अपने नियर डियर वंस को, दे हैव लॉस्ट देम। बट ये कहना कि ये मतलब हम लोग की प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया और इतनी भीड़ आ गई, अचानक आ गई इसलिए हो गया, ये तो सब पता था कि होना है। तो जी। मैनेजमेंट फेलियर तो कहा ही जाएगा इसको। सर जब यह हादसा हुआ तो जो जी, शुरुआती जानकारियां आई रेलवे की तरफ से, पहले कहा गया कि भीड़ जैसी स्थिति बन गई, फिर कहा जी, गया स्टैम्पेड जैसी स्थिति बन गई, जी, फिर उसके बाद कहा गया कि स्टैम्पेड हुई, फिर कितने लोग मरे कुचले उनकी जानकारी भी बहुत देर बाद आई। यानी कि पहली कोशिश जहां यह होनी चाहिए थी कि सब चीजें सामने आए, फैक्चुअली बातें आए, ऐसा लग रहा था कि ज्यादा ध्यान हेडलाइन मैनेजमेंट की तरफ है कि जानकारी को दबाया जा सके, उसे रोका जा सके। बिल्कुल ऐसा मुझे भी लगता है। अब सच्चाई तो धीरे धीरे सामने आएगी। आ, ये हुआ ये कि एबीपी ने शायद जी। रात में ही 1 बजे एक 18 नंबर का, 18 लोग हताहत हुए, ऐसी कोई खबर चला दी थी। हाँ। फिर वो 18 ही रहा दिन भर, और उसको सबने फिर 18 पकड़ के ही चले। जबकि मुझे अजीब लगती है बात कि 1 बजे तमाम लोग हॉस्पिटल भेजे गए, और ये 18 उस समय था, तो ये और ज्यादा ऐसा लग रहा था इम्कान की होगा। अब और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, मैं यही कहूंगा कि हेडलाइन मैनेजमेंट, न्यूज मैनेजमेंट की तरफ ध्यान था, और वो जितनी कैजुअलिटी पब्लिक डोमेन में आ गई थी उतनी रखी गई। इससे ज्यादा लोग शायद मरे हों, ऐसा सुनने में आ रहा है। एग्जैक्ट तो मैं और आप नहीं बता सकते, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट जरूर था। और स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन, बहुत भीड़ हो गई, ये सब तो एक कहने की बातें हैं। ये तो आप टिकट बेच, आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि 1500 टिकट हर घंटे बिक रहे थे, हर तो घंटे। आपको तो जी। पता था 15 जी, तो आपको तो पता था कि भीड़ पैदा हो रही है। ये कोई अचानक कोई भीड़ नहीं आती है। आपने कोई इंतजाम किया कि टिकट सेल ही रोक दे? अगर इतनी भीड़ थी तो लोगों को स्टेशन में जाने ना दें, वो जरूर डिसअपॉइंट होते, वहां हल्ला गुल्ला करते, लेकिन कम से कम ये नौबत तो नहीं आती। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अब हम लोग, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके बेसिस पे ये कयास लगा के बोल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मिसमैनेजमेंट है, जैसा मैं फिर कह रहा हूं। और इसमें दो और इम्पोर्टेंट बातें हैं। जी। देखिए विक्रांत जी, रेलवे की दुर्घटना में अगर एक आदमी भी मरता है तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की इंक्वायरी होती है।
वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर नहीं आती है। तो बाय एंड लार्ज इस ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा काम किया है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने। वो ठीक है, उनके ऊपर भी लांछन लगाए जाते हैं कि वो बचा देते हैं लोगों को, लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे हिसाब से वो सिस्टम ठीक काम करता है। अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं रिसेंटली, वो कोई निडर होके सीआरएस लोगों ने रिपोर्ट दी है। अब आप जिसको हाई लेवल हाई हाई पावर कमेटी और क्या क्या नाम दिया जा रहा है, वो रेलवे के 2 सीनियर अफसर हैं, वो भी एकदम सीनियर नहीं है, वो एचएजी लेवल के अफसर हैं, उनसे आप इंक्वायरी कराएंगे। तो उनकी तटस्थता पे मुझे बहुत ही शक है, और मुझे नहीं लगता कि वो सीआरएस जैसे इंक्वायरी करता है उस तरह की एक न्यूट्रल इंक्वायरी कर पाएंगे। तो तो इतना यानी बड़ा आपको हादसा। जी 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 बोले। सर, जी। मैं यानी मैं मुझे इसी में वो जोड़ना चाह रहा था कि ये जो 2 हाई पावर कहा गया है कि जांच करवाएंगे, तो क्या वो भी एक आई वॉश जैसा प्रतीत हो नहीं रहा है? आई नहीं, आई वॉश तो नहीं बोलना जल्दबाजी होगी। मैं हर जी चीज की क्रिटिसिज्म करना भी ठीक नहीं है, मैं आई वॉश तो जी नहीं बोलूंगा। हम्म, लेकिन इतना बड़ा हादसा है, चारों तरफ से ये कोशिश है कि इसको डाउन प्ले किया जाए। ऐसे में 2 रेलवे के अफसर ही हैं, वो कोई इंडिपेंडेंट तो नहीं है। उनसे उम्मीद करना कि बहुत न्यूट्रल इंक्वायरी करेंगे, उन पे तमाम प्रेशर होंगे कि इसको किसी तरह से, इनको मैनेजमेंट को बचा दो और किसी लोअर लेवल स्टाफ पे चिपका दो। अब ये कोई बेचारा स्टेशन मास्टर, कोई बेचारा एएसआई आरपीएफ का, इन लोग के ऊपर अगर आप इसको चिपकाते हैं तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। उस पर कोई मैं अभी प्रश्न नहीं लगाना चाहता, लेकिन जरूरी है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। अब वो जुडिशियल हो इंक्वायरी, या जो भी आप सीआरएस को ही कहें। भले ही ये रेल हादसा नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन स्टेशन पे एक हादसा हुआ है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी अवेलेबल है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं भी आता हो तो आप सीआरएस को कह सकते हैं कि इसकी इंक्वायरी भी आप कर दो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हमको चाहिए। रेल की हर सिस्टम से वो वाकिफ है सीआरएस। तो मैं अभी भी मुझे लगता है इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जरूरी है। और ये जो इंक्वायरी जिसको आप हाई लेवल या हाई पावर या जो भी बोले हैं, तो 2 सीनियर रेलवे अफसर ही, जी तो हो सकता है कि बहुत अच्छी इंक्वायरी रिपोर्ट दें वो। मैं अभी से उस पर क्वेश्चन मार्क कह रहा हूं, नहीं लगा सकता। लेकिन एक शक के दायरे में तो वो रहेंगे जब वो उसी जीएम नॉर्दर्न के अंडर में है, उसी मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो उनपे ऊपर प्रेशर्स होंगे। जी सर, हमने ये जब हादसा हुआ उसके बाद अगले दिन जब स्टेशन पर गए लोग कवर करने देखने, तो एक तो स्टेशन से मीडिया को कुछ देर बाद हटा दिया गया। वो ठीक है, वहां की कंडीशन इस तरीके की होंगी कि मीडिया के कारण ज्यादा भीड़ भी होती है। लेकिन एक बदलाव देखने को मिला कि पुलिस थी वहां पर, आरपीएफ की बड़ी तैनाती कर दी गई थी, और बाकी फोर्सेस भी वहां पर लगाई गई थी, और काफी व्यवस्थित वो सब चीजें दिखाई दे रही थी। तो हादसे के बाद सब व्यवस्थित हो जाता है, इसका मतलब हादसे से पहले भी कर सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ी चूक तो रही, क्योंकि ये सबको मालूम था कि भीड़ हो रही है, टिकटें बिक रही हैं, तो वो भीड़ भी रहेगी। उन्हें मैनेज करने का कोई तरीका या कोई जरिया उस दिन, हादसे वाले दिन, नहीं दिखाई दिया। हाँ, तो अब यही कहा जाएगा ना कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। अब ये मजाक की बात नहीं है, लेकिन आपने देखा इतना इंतजाम पॉसिबल है। और मैंने जैसे कहा, छठ में और दिवाली जी होली के टाइम भी ये मैनेज करता है दिल्ली डिवीजन। ये कोई नई चीज नहीं है। आप आगे सोच सकते हैं कि सिर्फ नई दिल्ली क्यों, दिल्ली में बहुत से स्टेशन से, अलग अलग जगह से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएं, ये सब विचार इन पे होगा, करना चाहिए। लेकिन अगर ठीक है, नई दिल्ली से ही चलना है, तो आपके पास तो सारा एक्सपीरियंस है छठ में कैसे आप हैंडल करते हैं। वो उस तरह की मुस्तैदी थी नहीं। वॉर रूम बना हुआ है, कंट्रोल रूम बना हुआ है, लेकिन जैसा लोगों ने कहा कि आरपीएफ का बंदोबस्त और रेलवे स्टाफ का बंदोबस्त जितना होना चाहिए था उसके आसपास नहीं था। तो सर, अभिषेक बनर्जी टीएमसी के सांसद हैं, उनकी मैं बाइट भी अपने दर्शकों को सुनाता हूं, पहले आप वो सुनिए। Madam, now I'll come to half minister. I spoke about half truths. I spoke about half federalism. Now let's talk about half minister. Because our part-time railway minister is also juggling between 2 other ministries. One is electronics and IT, and the other one is information and broadcasting. Running the Indian Railways, which is considered as a lifeline for millions, is not a side gig, madam. But under BJP, governance has become a multitasking circus, delivering half-baked results everywhere.
Why I say this? Because from the time this government came in, they have discontinued the railway budget. What they have done for safety, how many kilometers have been covered under Kavach? Between 2015 to 2024, there has been 678 consequential railway accidents, where more than 784 people have lost their lives, leaving more than 2,000 injured. अभिषेक बनर्जी सर इस बाइट में ये बोल रहे थे, पार्लियामेंट में उन्होंने ये बात कही थी और उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं उनके पास 2-3 और मंत्रालयों की जिम्मेदारी है और रेलवे अपने आप में इतना बड़ा मंत्रालय है कि उसके लिए फुल टाइम मिनिस्टर बहुत जरूरी है। आप रेलवे में वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, क्या सर क्या इसमें होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि रेलवे के साथ 2-3 और मंत्रालय आदमी संभाल सकता है? अब देखिए, रेलवे मंत्री जो अभी है या उनके जो और स्टेट मिनिस्टर है उनके ऊपर तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन इतना आपकी बात जरूर मानूंगा कि रेलवे विभाग कोई छोटा मोटा विभाग नहीं है जी। अब इसका बजट अलग नहीं रहा तो थोड़ी इंपॉर्टेंस कम जरूर हो गई है, लेकिन आप रेलवे को पैसा 10 गुना ज्यादा दे रहे हैं। 2.65 लाख करोड़ कहाँ 20-30 हजार करोड़ होता था, तो एक बड़ी जिम्मेदारी वाला विभाग है और इसमें फुल टाइम मिनिस्टर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। ये थोड़ी अजीब बात है कि रेलवे मिनिस्टर, आपको याद नहीं होगा कि कभी इतना 1/3 ही कहा जाएगा ना, जब 3 मंत्रालय उनके पास हैं और बाकी दोनों भी बड़े इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, आईएनबी और आईटी, आई थिंक। तो फुल टाइम मिनिस्टर तो होना चाहिए और उम्मीद है सरकार इस पे ध्यान देगी, मेरे हिसाब से जरूर होना चाहिए। हाँ सर, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि रेलवे जो हमारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, इसके बारे में आज देश का सबसे बड़ा, सबसे कहा जाता है कि बिल्कुल वीआईपी स्टेशन, अगर यहाँ पर इस तरीके का हादसा हो सकता है तो इसका मतलब तो देश के किसी भी स्टेशन पर हम इस तरह की आपात स्थिति को काबू करने या उसका सामना करने के लिए अभी उस लेवल पर तैयार नहीं है। नहीं, ये मैं नहीं मानूंगा। देखिए, रेलवे के कर्मचारी, रेलवे के सिस्टम्स बड़े अच्छे हैं इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए। अब ये वक्त ये बोलने का नहीं है, लेकिन जैसा मैंने सुना है आप ही लोग के माध्यम से, न्यूज़पेपर से, प्रयागराज में सुनते हैं बड़ा अच्छा इंतजाम हुआ है जी। तो रेलवे करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, और दिल्ली वो क्यों इग्नोर हो गया ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दिल्ली से भीड़ ज्यादा जाएगी इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो मैं ये नहीं मानता कि रेलवे नहीं कर सकती थी, रेलवे ने उतना इसको तवज्जो नहीं दी, ये जरूर कहूंगा। देखिए, एक जो हाइप बिल्डअप करने का एक मौसम आ गया आजकल, खबर पे जो जोर हो गया है, और आप लोग के आपके साथी लोग कुछ भी छापने को तैयार हैं, ये भी तो सच्चाई है ना जी। ये तो अब यूट्यूब से ही कुछ न्यूट्रल न्यूज मिलती है, वरना न टीवी पे मिलती है न न्यूज़पेपर से। तो आप कह रहे हैं कि अब आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि हमने 343 ट्रेन 13 फरवरी का या 12 फरवरी का डेटा है चलाई, और 17 लाख लोग, रिकॉर्ड लोग गए इस पे। ठीक है, आपका सारा डेटा है, सारी भीड़ का आपको सब समझ है। अब आप जरा सा गणित करिए, 343 ट्रेन, और इसको अगर हम 20 कोच का मान ले या हर ट्रेन का निकाल ले, तो एक ट्रेन के ऊपर 5000 निकलता है नंबर। अब आप समझ सकते हैं 1200 की ट्रेन में 5000 लोग जा रहे हैं, यानी 5 गुना लोग। और रिजर्व कोचेस अगर है तब तो फिर इसका मतलब अनरिजर्व कोच में बेतहाशा भीड़ है, 300। तो आप तो पहले ये पब्लिसाइज कर रहे हैं कि अपने इतने लोग भेजे, उनको आदमियों की तरह भेजा कि ये जानवरों की तरह भेजा, इस पे कोई विचार नहीं है। अब आप कहेंगे लोग जाना चाहते हैं तो फिर ऐसे ही जाएंगे। अब ये सब बड़े लंबे सवाल है। अब आप इतना हाइप बिल्डअप करोगे, जनता जाने को तैयार है एकदम किसी भी हालत में, लेकिन सरकार का ये काम नहीं है कि जनता के ऊपर ब्लेम डाले। अगर आपने कुंभ इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन किया है तो जनता को डिग्निटी के साथ ले जाना भी आपका काम है। आप तो बस 5000 आदमी एक ट्रेन में भेज रहे हैं, तो किस हालत में गए होंगे? आप खुद कह रहे हैं, आपकी विज्ञप्ति कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं जी। और आपको ये भी पता है कितनी भीड़ आ रही है। तो अब आपको सोचना होगा कि भाई इसके बारे में और क्या किया जाए।
अगर इतना बड़ा आप जल कुंभ मेला थी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो उस पे लोग तो ट्रेन से ही ज्यादा जाएंगे ना, आसपास के लोग बस से आएंगे, लेकिन मुझे लगता है अब एक नंबर है ऐसे 75% लोग तो ट्रेन से ही आएंगे जगह जगह से। तो उसका मैचिंग इंतजाम आपके पास है, और अगर नहीं है तो उसको फिर रेगुलेट करिए। लोग ना जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को अब आप मौत के कुएं में तो नहीं ढकेलेंगे। तो ये सब चीज सोचने की है। ये खबर पे इतना ज्यादा ध्यान, और अब बताइए जब ट्रेजेडी ऐसी हो जाती है तो उस समय जिनके नियर डियर वंस नहीं रहे, उनको ये सब खबर सुन के कैसा लगता होगा आप सोचिए। और एक बिल्कुल। सबसे खराब बात है, एक ये भी बोलना चाहूंगा क्योंकि कल एक टीवी डिबेट में था और सुन के मुझे बहुत खराब लगा। रेल हादसे होते रहे 2 साल में, देखिए पहले से सेफ्टी इंप्रूव की है, मैं बार बार ये कहता हूं। अब बिल्कुल, आज की डेट बिल्कुल। में भारतीय रेलवे की सेफ्टी पहले से कहीं बेहतर है। कहां पहले 10 साल पहले भी 400-500 लोग मरते थे हर साल, अब ये नंबर घट के 30-35 पे आ गया है। अब हमें ये सोचना है कि कैसे इसको जीरो किया जाए, बजाय इसके कि आप ये कहें कि ये जो हादसे हो रहे हैं छोटे मोटे हादसे भी नहीं थे, अवॉइडेड एक्सीडेंट, इसमें सेबोटाज है और इसमें ये किसी की कॉन्स्पिरेसी है, ये सब बड़ी खबर चलती रही, निकला कुछ नहीं आज तक। एनआईए तक को आपने इन्वॉल्व किया, आज तक एक भी केस में मैंने नहीं सुना कि कोई आप कॉन्स्पिरेसी अनअर्थ कर पाए हो। ये रेल हादसे जो अवॉइडेबल एक्सीडेंट, उनके बारे में कल मैंने टीवी पे सुना कि इसमें देखना होगा कि कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी जी। कहीं कोई ऑर्केस्ट्रेटेड ये तो नहीं था। ये देखिए जिनके लोग नहीं रहे उनको सुन के कैसा लगता होगा। आप जिम्मेदारी कितनी हद तक ले रहे हैं कितनी नहीं ले रहे हैं एक अलग चीज है, लेकिन अब इसमें ये एक शक पैदा करना कि ऑर्केस्ट्रेटेड था, ये मतलब किसी की इसमें साजिश थी, अब ये सब तो गले उतरता नहीं है देखिए इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद। बिल्कुल। और कुंभ वाले हादसे जो कुंभ में हुआ था सर प्रयागराज में, उस समय भी इसी तरह की एक थ्योरी फ्लोट करने की कोशिश की गई थी। और जैसा आपने कहा कि बिल्कुल जो एग्जैगरेट किया जाता है रेलवे की तरफ से किया गया हो या कुंभ सरकारों की तरफ से भी कहा गया हो कि 144 साल बाद ये कुंभ आया है, जबकि साधु महात्मा धार्मिक हमारे जो बड़े संत हैं वो भी कह रहे हैं कि ये बड़ा बहस का विषय है कि 144 साल की संख्या कहां से आई। तो कहीं ना कहीं सर ऐसा लगता है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां भेज कर, सरकार ये चाहती तो थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचे, क्योंकि रोज ये दावा किया जा रहा है कि इतने करोड़ लोगों ने वहां दर्शन कर लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उतनी तैयारी नहीं हो पाई और कुछ लोग अब इसे मैन मेड डिजास्टर भी कह रहे हैं। तो क्या ये जो घटना हुई इसको रोका जा सकता था सर, कि या ये ऐसी घटना है कि ये कभी भी हो सकती है? ये तो देखिए जहां तक कि कुंभ का 144 साल और ये इस विषय पे मुझे कोई ज्ञान नहीं है, और हाँ नहीं मैं बिल्कुल, वैसे वो तो सर बिल्कुल वो अलग जी बहस का विषय है। जी। वो वैसे भी मैं नास्तिक आदमी हूँ। हाँ। लेकिन हाँ, लोगों की धार्मिक संवेदना जो है उसको ध्यान में रखते हुए अब आप, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये एक बड़ा इवेंट ही कहूंगा मैं, हो रहा है 144 साल बाद या सो ऑन, जरूर करिए। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि क्या आपके सारे सिस्टम्स इसके लिए गियर्ड अप हैं कि आप इसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे? मैं नहीं मानता। मान लीजिए हादसा नहीं भी होता तो क्या 5,000 आदमी को एक ट्रेन में आप भेजेंगे और कहेंगे हमने इतनी ट्रेन चला दी? मेरे गले नहीं उतरती। आप डेवलप कंट्री होने वाले हैं, आप लोगों को मतलब बोरे की तरह ला देंगे ट्रेन में और कहेंगे मैंने इतने लोगों को भेज दिया, बात जमती नहीं। आप कहोगे कि लोग जाना चाहते हैं। अब इस पे ये अलग मुद्दा है, इसमें बात होनी चाहिए। आप एक बिल्कुल। विकसित देश होने का सपना देख रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि लोग जो है डिग्निटी के साथ जाएं। कंफर्ट तो बाद में आएगा, एक बैठने की छोटी सी जगह तो मिल जाए। आप टॉयलेट में घुसे हुए हैं, लोग इधर घुसे हुए हैं, रिजर्व पैसेंजर्स के कोच में घुस जाएंगे, जब इतनी भीड़ आएगी तो वो नई जगह मिलेगी तो रिजर्व पैसेंजर्स को तंग करेंगे। ये सब तो एक्सपेक्टेड है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन होगा ऐसा। तो ये सब टैकल करने के लिए आप क्या गियर्ड अप हैं? और अगर नहीं है तो आप इसको डाउन प्ले करिए। इतना ज्यादा उसका हाइप क्यों करते हैं जब आप नहीं उसको हैंडल कर सकते? ठीक है, प्रयागराज में बहुत अच्छा इंतजाम हुआ होगा जैसा लोग कह रहे हैं, जो भी है मैं उसकी तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन
एक इंतजाम आपको शुरू से अंत तक देखना होगा। सिर्फ प्रयागराज में इंतजाम कर दिया, लोग पहुंचेंगे कैसे, ये सब देखना होगा आपको। नहीं अगर आप ले जा पाएंगे कायदे से लोगों से, तो मत करिए इतना। सर जी। एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब ये कहा जाने लगा है कि हमारे देश में कोई जवाबदेही नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते क्या आपको उम्मीद है कि इस मामले में किसी की जवाबदेही तय की जाएगी या तय होनी चाहिए? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे भी बहुत उम्मीद नहीं है कि सही जवाबदेही तय हो पाएगी। ये अब देखा जाए, अगर इट विल बी अ प्लेजेंट सरप्राइज अगर सही जवाबदेही मैनेजमेंट पे आती है। अब आप लोअर लेवल के ऑफिशियल्स को जिम्मेदार ठहरा के आप निपट लें, तो वो तो कोई मतलब नहीं है उस बात का। तो मुझे बहुत उम्मीद नहीं है, और इस इंक्वायरी कमेटी, जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी से और उम्मीद कम है। उन अफसरों का कोई दोष नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं क्या प्रेशर उन पे होंगे। तो अभी भी मैं तो खबर उम्मीद कर रहा हूं कि कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी शायद इसमें की जाए, और नहीं तो मैं तो कहूंगा कोई पीआईएल फाइल करे और इस पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी मांगे। इसमें होना चाहिए, वरना तो देखिए, अगर ब्यूरोक्रेसी तो एक बेलगाम घोड़ा, अगर जरा भी आप लगाम उसकी एकदम ही फ्री कर देंगे, तो फिर देखिए फिर क्या होगा देश का। ये सिचुएशन सर तो आप बन रही है। जी जी जी। सुधांशु सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते आते मैं दर्शकों को नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था अपना इस्तीफा देते हुए, जब वो रेल मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो भी आप जरा सुनिए। I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. चूक है, और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया। सुधांशु सर बहुत बहुत शुक्रिया द स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। एक जी चीज जी एक चीज बोल दूं मैं आपको। देखिए, इस्तीफे की मांग होती रहती है जब भी एक्सीडेंट होता है, आज नहीं कोई भी सरकार हो। पर ये बात याद रखिए कि सैकड़ों हादसे हो चुके आज तक, और पता नहीं कितने 30-40 रेल मंत्री आ चुके होंगे, जितने भी आज जी तक सिर्फ 2 उदाहरण है मेरे हिसाब से, शायद सिर्फ एक लाल बहादुर शास्त्री जी का, और एक शास्त्री जी का। जिनका आपने नाम लिया नीतीश कुमार जी जी का। आज तक हाँ, बड़े से बड़े हादसे में किसी भी सरकार के किसी भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। तो सिर्फ ये नहीं दे रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड रहा नहीं है। लाल बहादुर बिल्कुल बिल्कुल। शास्त्री सरीखे नेता अब कहाँ हैं आजकल, और सर नीतीश इसीलिए हमने कुमार भी जी। नहीं कहा कि इस्तीफा, क्योंकि ये तो खुद सरकार का फैसला है, और सरकार को जी। खुद सोचना चाहिए कि अगर उन्हें जी। लगता है कि इस पर इस्तीफा दे, तो ये तो खुद लेने वाला फैसला है जो सरकार को ही लेना चाहिए। इसीलिए हमने इससे संबंधित आपसे सवाल भी सर नहीं पूछा था। नहीं, बहुत बहुत चूंकि शुक्रिया सर। हाँ नीतीश कुमार जी की बात आई तो मैंने सोचा ये बात कर दूं हाँ, मैं। लेकिन नीतीश जी। जी ने जो कहा था वो दर्शकों को सुनाना जरूरी था, इसी कारण जी। हमने नीतीश जी की बात जरूर सुनाई है दर्शकों को, जो उन्होंने बोला था। बहुत बहुत शुक्रिया सर द स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों से यही अनुरोध कि हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।